जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पंजाब में विभिन्न स्थानों पर हुई जनसभाओं, जुलूसों और हड़तालों की सफलता से पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को बड़ा आश्चर्य हुआ। अमृतसर में 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर किचलू को 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर अमृतसर से निर्वासित कर दिया गया। पंजाब की स्थिति देखते हुए श्रद्धानंद व डॉक्टर सत्यपाल से अनुरोध पर जब महात्मा गांधी पंजाब के लिए रवाना हुए तब उन्हें दिल्ली के पास पलवल हरियाणा में रोक कर वापस बंबई भेज दिया गया। सरकार के दमन चक्र चलाया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में सरकार के दमन चक्र द्वारा डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बुलाई गई। इस सभा की जानकारी प्राप्त होते ही अमृतसर को जनरल डायर के हाथों में सौंप दिया गया। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में ऐसे लोग भी थे जो गांवों में बैसाखी के मेले में भाग लेने आए थे। जलियांवाला बाग में लगभग 20,000 लोग एकत्रित हुए थे, जिसमें स्त्री, बच्चे व बुजुर्ग भी थे। जलियांवाला बाग 3 ओर से मकानों से घिरा था। इसमें से निकलने का केवल एक मार्ग था। जब 13 अप्रैल 1919 को सायं लगभग 5 बजे यहाँ सभा चल रही थी, तब जनरल डायर ने 100 सिपाहियों के साथ इस बाग को घेर लिया। जनरल डायर ने भीड़ पर भी बिना चेतावनी दिए ही राइफलों व मशीन गनों से गोली चलाने का आदेश दिया। निहत्थी भीड़ पर तब तक गोली चलाई गई जब तक गोलियां खत्म न हो। आंकड़ों के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए व बहुत से लोग घायल हो गए। वास्तव में मरने वालों की संख्या इससे अधिक थी। जनरल डायर मृतकों एवं घायलों की उसी स्थिति को छोड़कर वहां से चला गया। यह हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस कांड में से देश स्तब्ध रह गया। इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। सरकार ने क्रूरतापूर्वक दमन चक्र चालू रखा। अमृतसर की जनता को तरह तरह के अत्याचार किए गए। चौराहों पर सरेआम लोगों के कड़ों पर पीटना, कूदते हुए चलना, गलियों से पेट के बल सरक कर जाना, भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को खड़े होकर सलाम करना और ऐसा न करने पर बेंच से मारना जैसे दंड देने के तरीके अपनाए गए। फौजी अदालतें लोगों को मनमानी सजाएं देने लगी। अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में पंजाब के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। लोगों ने रेलवे, पुल व थानों को नुकसान पहुंचाया। पूरे देश में इस हत्याकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। मानवतावादी कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी और शंकरन नायर ने वायसराय को कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। देश में इस कांड के विरुद्ध बढ़ते हुए जन आक्रोश को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। इसने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट दी। जनरल डायर को सिर्फ सेवा मुक्त किया गया। ब्रिटेन में जनरल डायर की प्रशंसा कर उसका स्वागत किया गया। उसे 20,000 पाउंड की थैली भेंट की गई। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कारनामे को उचित बताया गया। कांग्रेस के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी नियुक्त की। इसमें मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू व महात्मा गांधी सम्मिलित थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ब्रिटिश साम्राज्य का घिनौना रूप सामने आया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध देशव्यापी जन आंदोलन हुआ। 1919 का अधिनियम प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों में यह आशा जगी कि अंग्रेज सरकार उनके लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करने हेतु युद्ध बाद स्वशासन प्रदान कर सकते हैं। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हो गया। इसके साथ कार्य करने की संभावना बनी। बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाकर भारत में स्वशासन की मांग की। कांग्रेस ने पुनः गरम दल वालों का वर्चस्व बढ़ने लगा। भारत सचिव मोंटेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्वशासन की संस्था का विकास किया जाएगा। इन सभी कारणों से मोंटेग्यू चेम्बर्सफोर्ड 1919 की भूमिका बनी। मोंटेग्यू भारत सचिव एवं चेम्बर्सफोर्ड भारत का गवर्नर जनरल था। इन दोनों ने रिपोर्ट के आधार पर बने 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्बर्सफोर्ड सुधार कहा गया। इसकी विशेषताएं थी: प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में सुरक्षित किया गया तथा हस्तांतरित विषय में बांटा गया। सुरक्षित विषयों में शासन प्रांतीय गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के परामर्श से करता था। सुरक्षित विषयों में पुलिस, जेल, शांति व्यवस्था स्थापित करना, न्याय आदि प्रमुख थे। हस्तांतरित विषयों का शासन प्रांतीय गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सहायता से चलाता था। हस्तांतरित विषयों में स्थानीय शासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सार्वजनिक निर्माण आदि थे। गवर्नर की कार्यकारिणी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी, जबकि मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। मंत्रियों की नियुक्ति और उनके पद से हटाने का अधिकार गवर्नर को था। गवर्नर विधानसभा को भंग करके प्रांतीय विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को निषेध कर सकता था। केंद्र व प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। केंद्र के पास रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, संचार, जनगणना, सार्वजनिक ऋण, लोक सेवा आयोग, मुद्रा, भारतीय रियासतों के संबंध में आदि में विषय थे। प्रांतों के पास स्थानीय
स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, जंगलात, आबकारी, सिंचाई, कृषि, जेल, पुलिस आदि विषय थे। 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की व्यवस्था की गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका का पहला उच्च सदन राज्य परिषद, दूसरा निम्न सदन विधानसभा कहलाया। प्रांतीय विधानसभा में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों को पृथक चुनाव मंडलों में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। इंडिया काउंसिल के कुछ कार्यों जैसे व्यापार, ब्रिटेन में भारतीयों की शिक्षा आदि के लिए भारतीय उच्चायुक्त का प्रावधान किया गया। भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति भारत सरकार के परामर्श से सम्राट करता था। इसकी आलोचना प्रांतों में वैध शासन व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से की जाती है। प्रांतों में द्वैत शासन के अंतर्गत सुरक्षित व हस्तांतरित विषयों का विभाजन अव्यावहारिक था। शिक्षा हस्तांतरित विषय था, औद्योगिक विकास हस्तांतरित विषय था, परंतु श्रम विभाग सुरक्षित विषय था। सारे प्रशासन की धुरी वित्त विभाग था जो सुरक्षित विषय था, जबकि धन की आवश्यकता वाले शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण आदि भारतीय मंत्रियों के पास थे। सुरक्षित विषय गवर्नर की काउंसिल के सदस्यों के पास थे जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के हाथ में थे जो प्रांत की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। मंत्रियों में संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव था। इसी कारण द्वैत शासन सैद्धांतिक आधार पर विफल रहा। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अभी भी भारत के सचिव के प्रति ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका सभा की सलाह ठुकरा सकता था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार भारत को राष्ट्रीय आधार पर संगठित होने से रोकने का प्रयास था। राजनीतिक आंदोलन 1920 से 1947 ईस्वी, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुआ आर्थिक संकट, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चैम्बर्सफोर्ड सुधार में असंतोष आदि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण थे। गांधी ने कांग्रेस एवं खिलाफत समिति की मांगों को मिला दिया और उन्होंने सरकार से मांग की कि वे सरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड पर खेद प्रकट करे, टर्की के प्रति अपने व्यवहार को नम्र करे और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई नवीन योजना प्रस्तुत करे। सरकार को चेतावनी दी गई, यदि सरकार इन प्रश्नों को स्वीकार नहीं करेगी तब वे असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। सरकार ने इन्हीं मांगों पर ध्यान नहीं दिया। गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। कलकत्ता के इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन में मॉन्टेग्यू चैम्बर्सफोर्ड सुधार 1919 के अनुसार नवंबर 1920 में होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया गया। विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया। असहयोग आंदोलन में निम्न कार्यक्रम रखे गए। असहयोगात्मक कार्यों में सरकारी उपलब्धियों को व अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल, कॉलेज व अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि थे। इनके अतिरिक्त इनमें सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने व करों की अदायगी से इनकार करना भी शामिल था। रचनात्मक कार्यों में राष्ट्रीय स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना, झगड़ों को निपटने के लिए पंचायतों की स्थापना करना, चरखों द्वारा निर्मित स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार, हाथ से कताई बुनाई प्रोत्साहन देना, शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करना, अस्पृश्यता का उन्मूलन आदि थे। गांधी ने यह विश्वास दिलाया कि यदि इन सभी कार्यक्रमों को पूरी तरह लागू कर दिया जाए तब 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त हो सकता है। महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के प्राप्त केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। गांधी को प्रोत्साहित होकर कई लोगों ने पदवियों व उपाधियों की उपाधियां त्याग दी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद आदि कई नेताओं ने वकालत छोड़ दी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। बहुत से राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेज खोले गए। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय आदि की स्थापना हुई। 17 नवंबर 1921 के ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई पहुंचा। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए तैयारियां की गई, किंतु बंबई की जनता ने इसके विरोध में जुलूस निकाला। मजदूरों ने कारखाने बंद कर हड़ताल घोषित कर दी। जगह जगह प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई जिससे कई लोग मारे गए। 1921 ईस्वी में 1906 में हड़तालें हुई जिसमें 6 लाख श्रमिक सम्मिलित हुए। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय व डॉक्टर किचलू मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली आदि कई प्रमुख नेता गिरफ्तार किए गए। गांधी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। अब अंग्रेजी सरकार ने मदन मोहन मालवीय व मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास किया। दिसंबर 1921 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय रीडिंग से मिला, किंतु समझौता नहीं हो पाया। इसी बीच अहमदाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1921 में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास चुने गए, किंतु उन्हें जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां के पद ग्रहण किया। सरोजनी नायडू ने चित्तरंजन दास का भाषण पढ़ा। इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन को प्रभावी तरीके से चलाने का निर्णय लिया गया। 30,000 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके थे। 1 फरवरी 1922 को गांधी ने वायसराय लॉर्ड रेडिंग को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने 1 हफ्ते के भीतर दमन चक्र बंद करते हुए बंदी बनाए गए आंदोलनकारी को रिहा नहीं किया तो वे बारडोली
बरौली के सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे।